नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम लॉकडाउन के साइड इफेक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। पूरा देश कोरोना से परेशान है, लेकिन कुछ देशवासी ऐसे भी हैं जिनके सिर पर डबल और ट्रिपल संकट मंडरा रहा है। ये वो भारतीय हैं जो यहां नहीं विदेश में फंसे हैं और लॉकडाउन की वजह से अपने देश वापस नहीं लौट पा रहे। वतन वापसी के इंतजार में बैठे इन हिंदुस्तानियों की पुकार रोंगटे खड़े कर देती है। हमारी भारत सरकार से हाथ जोड़कर विनती है कि हमें किसी भी तरह से अतिशीघ्र यहाँ से सबसे पहले हमें यहाँ से निकाला जाए। इन सरकार से कि हमें यहाँ से जल्दी निकालने का कुछ प्रबंध किया जाए, पर अभी तक हमारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हैं, बहुत ज़्यादा हम डिप्रेशन में हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट से हम यही बोलना चाहते हैं, प्लीज़ हमें। कोरोना का इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि डर के मारे सांस नहीं ली जा रही। जापान में करीब 9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आने वाला है और एक हफ्ते में करीब 11 अर्थक्वेक, बड़े अर्थक्वेक आ चुके हैं। हम लोग इतना ही डरे अर्थक्वेक से, इतना डर में कि रात भर नींद नहीं आती। हेलमेट लगा के हम लोग बेड कोने में बैठ रहते हैं। हमारी भारत सरकार से हाथ जोड़कर विनती है कि हमें किसी भी तरह से अतिशीघ्र यहाँ से सबसे पहले हमें यहाँ से निकाला जाए। एक दिन ये भी देखना पड़ेगा, ये कमल के परिवार ने सपने में भी नहीं सोचा था। हर पल इस इंतजार में बीत जाता है कि कोई अच्छी खबर आएगी, लेकिन जिस गुड न्यूज का इंतजार है वो अब तक नहीं आई। बेबस और लाचार ये परिवार कर ही क्या सकता है सिवाय सरकार से गुहार लगाने की। जापान में कोरोना के साथ साथ भूकंप का खतरा है। मतलब इंसान क्या करे क्या नहीं करे, चारों तरफ से मौत घेर रही है। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के अपील करना चाहती हूँ कि जितने भी भारतीय वहाँ पे स्टक हैं, मेरे हस्बैंड वहाँ पे फंसे हुए हैं, कि किसी तरीके से भी वो मेरी इस रिक्वेस्ट को सुने। मोदी जी से, राजस्थान सरकार से मैं सबसे अपील करना चाहती हूँ हाथ जोड़ के कि प्लीज मेरी अपील सुने। मैं ये चाहती हूँ कि वो कैसे भी करके मेरे पापा को एक बार ले आए। बस इतना सा है कि एक बार पापा को ले आए, कैसे भी वो सही सुरक्षित एक बार घर आ जाए। कमल 17 मार्च को जयपुर से जापान गए थे। कारोबार के सिलसिले में विदेश जाना पड़ा। महज 4 दिन बाद वापस लौटना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से टोक्यो में ही फंस गए। सरकार विदेशों में फंसे भारतीयों के एयरलिफ्ट का एक्शन प्लान तो तैयार कर रही है, लेकिन विदेशों में फंसे हिंदुस्तानियों के सब्र का बांध टूट रहा है। सबसे ज्यादा डरे सहमे वो हैं जो जापान में फंसे हैं, क्योंकि वहां कोरोना, भूकंप और सुनामी का ट्रिपल संकट आया है। हम उनसे ये फिर से अपील करना चाहते हैं, ना तो हम कोरोना से मरना चाहते हैं, ना हम अर्थक्वेक से मरना चाहते हैं और ना ही हम सुनामी से मरना चाहते हैं। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकालने का प्रबंध किया जाए, ताकि हम अपने देश वापस लौट सकें। दर्द की ऐसी अनदेखी दास्तान जापान से आ रही है। सबकी एक ही चिंता है, देश में लॉकडाउन है, फ्लाइट्स बंद है, अब वतन वापस लौटे तो कैसे। दिल्ली के अमित शर्मा का भी बुरा हाल है। 40 दिनों से जापान में फंसे हैं, रोज वीडियो मैसेज भेजते हैं और सरकार से मदद की गुहार लगाते हैं। कोरोना से भी ज्यादा अभी अर्थक्वेक का हमको डर लग रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लगभग 11 बार 4.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ चुका है। रिक्वेस्ट करना चाहते हैं हाथ जोड़ के कि प्लीज हमें किसी तरह से यहाँ से इवैक्यूएट कीजिए। जितने बेबस अमित शर्मा हैं, उतने ही मजबूर राजस्थान के अनिरुद्ध माथुर भी हैं। जापान के योकोहामा में फंसे हैं। पत्नी की डिलीवरी होने वाली है, जल्द से जल्द घर लौटना चाहते हैं। पैसे भी खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन राहत वाली खबर अब तक नहीं आई है। Had to be in India in April, but due to coronavirus lockdown and travel restrictions, I was stranded in Japan like many other Indians. And I want to be with my family as soon as possible in this emergency situation. There is high chance of a high level earthquake of 9 intensity striking Japan. And it will also create a very high tsunami of 30 meter. So this situation is creating additional stress here. अब तमिलनाडु के दिनेश का दर्द देखिए। हर गुजरते दिन समस्या बढ़ती जा रही है। मदद का इंतजार पता नहीं कब खत्म होगा। The coronavirus is increasing in Japan, and in the Japan government cannot able to trace the people, and even the medical facilities
overflowing, so they are not accepting many people. We do not have any accommodation and we do not have any residence and we do not have any insurance, so we request government to kindly arrange the evacuation as soon as possible. जापान के अलावा भी कई ऐसे देश हैं जहां भारत के लोग फंसे हैं और फ्लाइट न होने की वजह से देश वापस नहीं लौट पा रहे हैं। ये दिल्ली के रहने वाले सिद्धार्थ हैं। 4 मार्च को काम के सिलसिले में स्पेन गए थे। 16 मार्च को वापस लौटना था, लेकिन वापस नहीं लौट पाए। अब मदद की गुहार लगा रहे हैं। जैसे ही कुछ कोई इस वीडियो को देखे एंड दे टेक सम द अप्रोप्रिएट एक्शन फॉर द पीपल स्टैंडर्ड हियर इन स्पेन, मैं जस्ट होप कर रहा हूँ कि जल्दी कुछ हो, क्योंकि आई एम जस्ट गेटिंग रेस्टलेस नाउ। जब बेटे का ये हाल है तो माता पिता की हालत कैसी होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। एक पिता की गुहार सुनिए और दर्द महसूस कीजिए। काफी दिन से पिछली 20 तारीख से जो है 20 से अपना वो स्टकअप है 20 मार्च से, और वो होटल वालों ने भी होटल खाली करा लिया, तो वो जैसे कैसे वो मैनेज करके वो अपना एक नया एक अपार्टमेंट लेके थोड़ा सा रह रहा है। काफी तकलीफ में मेरी इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो है इसको वहां से लिफ्ट कराने के लिए कोशिश करें। कोलकाता के रहने वाले संदीप सैन की भी यही कहानी है। पत्नी के साथ छुट्टी मनाने मेक्सिको आए थे और अब तक वापस नहीं लौट पाए। विदेश में फंसे इन लोगों की मदद वहां का भारतीय दूतावास ही कर सकता है। इनको करना क्या है, अब आप वो समझिए। जहां फंसे हैं वहां के भारतीय दूतावास से संपर्क में रहें। दूतावास को अपनी समस्याओं की जानकारी देते रहें। जो मदद चाहिए उसके बारे में दूतावास को बताते रहें। कोई जापान में फंसा है, कोई स्पेन में अटका है, तो कोई मेक्सिको में मदद का इंतजार कर रहा है। अब देखिए दूसरे देशों में लॉक हो चुके भारतीयों के लिए मोदी सरकार क्या कर रही है। इंडिया टीवी ने विदेश मंत्रालय से संपर्क किया, पता लगाने की कोशिश की कि आखिर इनके लिए क्या प्लान तैयार हो रहा है। हमारे संवाददाता को पता चला कि नेवी और एयरफोर्स को तैयार रहने के लिए बोला गया है। खाड़ी देशों में फंसे हिंदुस्तानियों को वापस लाया जा सकता है। एयरलिफ्ट का यह काम 15 मई से शुरू हो सकता है। अगर ये कोशिश कामयाब रही तो जल्द ही वो भारतीय अपने परिवारों में सुरक्षित वापस लौट सकेंगे। विजय लक्ष्मी और मनीष भट्टाचार्य के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली। जो लोग विदेश में फंसे हैं उनकी परेशानी भी बढ़ी और इसलिए हमें लगा कि लॉकडाउन के साइड इफेक्ट्स में हमें यह मुद्दा उठाना चाहिए। उन्हें पता चलना चाहिए कि उन्हें क्या करना है इस परेशानी से निकलने के लिए। भारतीय जो विदेश में फंसे हैं वो क्या करें, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल जुड़ रहे हैं। कंवल सिब्बल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। बहुत सारे लोग इस वक्त परेशानी में हैं सर, जो विदेश में रह रहे हैं और इस लॉकडाउन की वजह से जहां एयर स्पेस ब्लॉक हो गया है, लॉक हो गया है, वो वापस नहीं लौट सकते। तो उनके पास विकल्प क्या है और वो क्या कर सकते हैं सर? देखिए, जिन लोगों को तो लाना था वो गवर्नमेंट ने तो कोशिश की थी। जापान में देखे जैसे वो डायमंड प्रिंसेस में फंसे हुए थे हिंदुस्तानी भी, वो तो उनको हिंदुस्तान वापस ले आए। और आगे भी जब इस किस्म की स्थिति हुई हैं तो गवर्नमेंट ने बहुत अरेंजमेंट्स की थी लीबिया से, यमन से और देशों से। तो अब आपने देखा ही होगा कि गल्फ से लोगों को आने का है और शायद 1 लाख लोग वहां से आना चाहें हिंदुस्तान। तो हमारी जो एयरफोर्स है, नेवी है, एयर इंडिया वगैरह सब तैयार हैं उनको वहां से लाने के लिए। तो इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन जो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स में है, यूरोप में है, अभी वो वहीं रहें। उसका कारण ये है कि इन देशों में बहुत कोरोना वायरस फैल गया है और अगर लोग वापस जब आएंगे तो फिर टेस्टिंग होगी, क्वारंटाइन होगा, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनके ऊपर और जोर आएगा। और साथ साथ ही हम अपनी जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनको बढ़ा रहे हैं। टेस्टिंग किट्स को खरीद रहे हैं, मास्क को खरीद रहे हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट खरीद रहे हैं। तो अभी जो हिंदुस्तान में जो गवर्नमेंट के ऊपर भार पड़ा हुआ है उसी के लिए ही बहुत कोशिश हो रही है। अब ये लोग वहां से जब आएंगे तो हेल्थ सेक्टर के ऊपर, हेल्थ फैसिलिटीज के ऊपर और दबाव पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट इस समय ये नहीं चाहती कि ये हो। तो इसलिए अब वो बहुत एडवांस देशों में रह रहे हैं, ऐसी बात तो है नहीं है। और ये जो तबका है हिंदुस्तान का, ये तो वैसे भी बड़े कैसे कहते हैं मिडिल क्लास हैं और इनके पास फाइनेंशियल
स्ट्रेंथ भी है, तो जैसे माइग्रेंट वर्कर टाइप ये गवर्नमेंट ने अभी इसके ऊपर कुछ रोक डाल दी है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो इनके लिए भी इंतजाम हो जाएगा, ऐसी बात तो है नहीं। ठीक है सर, इसमें एक चीज ये भी है कि कई लोग वीजा पर गए, जैसे कुछ का टूरिस्ट वीजा है, कुछ का वर्क वीजा है, और वीजा खत्म हो गया है लेकिन लौट नहीं सकते, तो वो क्या करें सर? उनकी परेशानी का इलाज क्या है? नहीं, वो तो मैंने ये बात अच्छी तरह देखी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे मेरे जानकारी हैं जो इस किस्म की स्थिति में हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स में तो उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि जो इस तरीके से फंस गए हैं उनका वीजा एक्सटेंड कर देंगे, और ये उनका एक सिस्टम है जिसको वो कहते हैं सेटिस्फैक्टरी डिपार्चर, इस किस्म का कोई फ्रेज है कि भाई वीजा ओवरस्टे ना करें, क्योंकि अगर वीजा से ओवरस्टे करेंगे तो दूसरी दफा वीजा लेने के लिए बहुत मुश्किल आएगी। तो इसलिए उन्होंने होमलैंड सिक्योरिटी को आदेश दिया हुआ है, और कुछ एयरपोर्ट्स के जो इमिग्रेशन उनको भी आदेश है कि जो भी जेन्युइन केसेस हैं उनको इमीडिएटली 30 दिन का एक्सटेंशन दे दें, और उसके बाद फिर 30 दिन की एक्सटेंशन हो सकती है। तो अमेरिका में तो ऐसा है, और बाकी देशों में भी अगर वाकई इस किस्म की स्थिति है, क्योंकि हिंदुस्तान ने अपनी एयर स्पेस बंद की हुई है तो लोग आ ही नहीं सकते। अगर आना भी चाहें तो एक ही तरीका है कि स्पेशल फ्लाइट्स जहां से जाएं और उनको ले आएं। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग होगी, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है जो मैं समझता हूं। इंडिविजुअल केसेस में हो सकता है कि भाई उनकी अगर एक्सटेंशन की प्लीज रिजेक्ट हो जाए तो उनको बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप थोड़ा हमारे साथ बने रहें। एक बड़ी खबर आ रही है, जरा दर्शकों को वो बता दूं। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा के शहीदों को पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि शहीदों के बलिदान को हमेशा याद रखेंगे। ये बड़ी खबर आ रही है। हंदवाड़ा में एक कर्नल और एक मेजर समेत 4 जवान शहीद हो गए हैं। एक जम्मू कश्मीर के पुलिस के कांस्टेबल भी शहीद हुए हैं, और अब खबर यह आ रही है कि प्रधानमंत्री ने इन लोगों को, इन शहीदों को याद किया है, श्रद्धांजलि दी है, और कहा है कि इनका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। नागरिकों की सुरक्षा के लिए दिन रात इन्होंने मेहनत की और इसको देश नहीं भूलेगा। प्रधानमंत्री ने इन लोगों के शहादत को लेकर नमन किया है। हंदवाड़ा के शहीदों को पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी है और कहा है कि इस बलिदान को देश हमेशा याद रखेगा। नागरिकों की सुरक्षा के लिए इन लोगों ने दिन रात मेहनत की, लाइन ऑफ ड्यूटी में अपनी जिंदगी कुर्बान की, और देश इस बात को कभी नहीं भूलेगा। अब हम कोरोना के लॉकडाउन के साइड इफेक्ट्स में बात कर रहे थे कि जो लोग विदेश में फंसे हुए हैं भारतीय, वो क्या कर सकते हैं। और हमारे साथ पूर्व विदेश सचिव बने हुए हैं सिब्बल साहब। सर, एक बात ये भी बताइए कि जैसे भारत में जो लोग अलग अलग राज्यों में फंस गए, उनको वापस लाना है तो नोडल ऑफिसर नियुक्त हो गया और उनके जरिए सबको वापस लाया जा रहा है। जब एयर स्पेस खुलेगा तो जो लोग विदेश में फंसे हैं उनको क्या करना होगा? एम्बेसी उनसे संपर्क करेगी, उन्हें एम्बेसी से संपर्क करना होगा, वो प्रक्रिया क्या होगी, लोगों को बता दीजिए। वो ये है कि एम्बेसी लिस्ट बना ले कि भाई कौन से लोग हैं, किस स्थिति में हैं और घर वापस जाना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट को जानकारी, वो यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट को, हमारी विदेश मंत्रालय को ये सारी जानकारी देंगी, होम मिनिस्ट्री को भी जानकारी देंगी। तो जब समय आएगा कि भाई स्थिति है कि उनको हम इवैक्यूएट कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट उनको इवैक्यूएट कर लेगी। अब ऐसा तो है नहीं है कि जो एयर स्पेस हमारी बंद रहेगी, क्योंकि जो सारी इंटरनेशनल इकोनॉमी ठप हो जाएगी अगर एयरलाइंस, सबकी एयरलाइंस बंद हो जाएं, और एयरलाइंस भी बैंकरप्ट हो जाएंगी। तो पता नहीं 1 महीने, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते के बाद इनको तो खोलना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज तो इकोनॉमी में बहुत बहुत बड़ा धक्का पड़ेगा। तो जब ये खुल जाएगी एयर स्पेस तो फिर ये लोग वापस आ सकते हैं। लेकिन एक ही बात यह है, इनको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद क्वारंटाइन होगा। तो ये भी हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि इन लोगों को बहुत नंबर्स पे ले आए तो फिर इनको क्वारंटाइन की जो व्यवस्था है वो भी इतनी आसान नहीं है। कुछ हद तक तो कर सकते हैं, क्योंकि 14 डे कंपल्सरी क्वारंटाइन हो तो बहुत मुश्किल होगी
जो लोग वहां से आ रहे हैं उनको होगी, और गवर्नमेंट की जो अरेंजमेंट्स हैं उनमें भी मुश्किल आएगी। तो इसलिए जैसे आपने कहा कि धैर्य रखना चाहिए, और जब तक वो सुरक्षित हैं और सिर्फ वीजा का ही मामला है तो ये कुछ इसको झेलना चाहिए, क्योंकि कठिनाई सब तरफ सबको कठिनाई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सारे लोगों के मन में जो उलझन थी, सवाल थे, उनके जवाब दिए। और अभी जो भी भारतीय विदेश में फंसे हैं, थोड़ा धैर्य रखिए, संयम रखिए। सरकार आपको जैसे ही सही मौका होगा जरूर भारत वापस लाएगी। और अगर आपका वीजा भी खत्म हो गया है तो धैर्य मत खोइए। वहां की सरकारों को भी पता है एयर स्पेस बंद है तो आप वापस नहीं जा सकते, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने जा रही है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोरोना और लॉकडाउन का असर फूलों के बिजनेस पर भी पड़ा है। आलम यह है कि किसान मेहनत से उगाए फूलों को अपने हाथों से ही बर्बाद करने को मजबूर है। एक अनुमान के मुताबिक कोरोना की वजह से बीते 3 महीने में फूलों के कारोबार को 4,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होने की आशंका है। फूलों के कारोबार पर लॉकडाउन के साइड इफेक्ट की यह रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। ये 5 तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। ट्रैक्टर से कुचलते फूलों को देखकर दिल दुखता है। कोरोना से जंग में लॉकडाउन का एक साइड इफेक्ट फूलों की खेती से जुड़े लोगों में दिख रहा है। लॉकडाउन से बाजार बंद है, इसका असर यह हुआ कि खेतों में ही फूल खराब हो रहे हैं, कहीं गोदाम में रखे रखे मुरझा रहे हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बंद हैं, शादियां हो नहीं रही हैं। ऐसे में फूलों की मांग नहीं है। अब किसान अपनी लाखों रुपए की फूलों की खेती को खुद बर्बाद कर रहे हैं। यह तस्वीर मेरठ से आई है। फूलों की बिक्री नहीं होने की वजह से किसान फूलों के खेत में ट्रैक्टर चलाकर इसे नष्ट कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से और ब्याह शादियों में रुकावट होगी, बैन लग गया, और जो नॉर्थ से गए उसकी वजह से बैन लग गया। ये खराब हो गया खेतों में। इसका घेर के कहीं बाहर खेत उठवाने के लिए भी बहुत बड़ी लागत चाहिए, बहुत बड़ी लेबर चाहिए, जिसे आज तक लगी हुई थी। अब उम्मीद है गाड़ी की भी नहीं दिखाई दे रही साफ होने की। इस वजह से इसे जोत के नई फसल की तैयारी करेंगे तो करीब 10-12 लाख रुपए का नुकसान हो लिया। इसमें करीब 3-3.5 लाख रुपए हमारा खर्चा आ चुका। नर्सरी में सूख रहे ये फूलों की तस्वीर फतेहाबाद की है। यहाँ के फूल व्यापारी बेहद मायूस हैं। फतेहाबाद में फूलों की खेती से जुड़े किसानों की माने तो पहले 1 एकड़ की खेती में 70 से 75 हजार रुपए कमा लेते थे। मुश्किल यह है कि लॉकडाउन में अब तक जो नुकसान हुआ वो तो हुआ ही, फूलों के अगले सीजन में भी उन्हें नुकसान की आशंका सता रही है। तो क्या फूल जो खिलते हैं वो मतलब खत्म हो जाते हैं, नहीं बिकते हैं, तो फिर आगे उसको फिर जो सीजन वाला तो है, पक्का पौधा है तो उसको पूरा सीजन पालना पड़ेगा, फिर जाके वो फूल आएगा। अब उसको इस टाइम का जो फूल लगने वाली चीज थी वो चली गई। जो पक्का प्लांट है वो तो रखा है। ये हमारे ये पहले जो सीजनल थे, मतलब लॉकडाउन के पहले जो सीजनल पौधे वो गर्मी में मुरझा जाते, उसके पहले मुरझा गए थे। जैसे बुकनबेल है या गुलाब है, ये चीजें मतलब हमारा खराब हो गई। डिमांड न होने से हर रोज लाखों रुपए के फूल खेतों में ही सड़ रहे हैं। मुरादाबाद में तो आलम यह है कि पहले से तय किए गए ऑर्डर अब रद्द हो गए हैं। सर फूलों का काम तो सर इस टाइम बिल्कुल बंद है। किसानों को भी सर इसमें लॉस भी हो रहा है, किसान आ नहीं पा रहा है, ग्राहक भी नहीं आ पा रहा। और सर मंदिर बंद है, शादी पार्टी बिल्कुल बंद है इस टाइम। कोई भी मतलब सर इस टाइम जो भी प्रधानमंत्री जी का हमारा ऑर्डर है उसका सर देश में सर असर है, इसके वजह से हमारा फूलों कारोबार पर भी इसका असर है सर। जोधपुर में भी किसान अपनी फूलों की खेती पर ट्रैक्टर चला रहे हैं। यहाँ करीब 2000 बीघे जमीन पर फूलों की खेती होती है। इस बार फूल बिके नहीं और किसान खाली हाथ रह गए। लॉकडाउन होने के कारण फूलों की खेती पे बुरा असर पड़ा है। यहाँ पर फूलों की खेती करीब 500 किसान करते हैं, जो प्रतिवर्ष 1 लाख किसान करीब 2-3 लाख रुपए आराम से कमा लेते हैं। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में फूलों का व्यापार 22,250 करोड़ रुपए का है, जो कोरोना के चलते इस बार 3,930 करोड़ रुपए पर सिमटने की संभावना है। लॉकडाउन की वजह से 3 महीने में फूलों के कारोबार को 4,600 करोड़ के नुकसान की आशंका है। देश में शादियों में 11,250 करोड़ रुपए फूलों की सजावट पर खर्च होते हैं। धार्मिक स्थलों पर सजावट के लिए 2,000 करोड़ रुपए फूल पर खर्च होता है। फूलों की खेती से जुड़े लोगों की माने तो मार्च अप्रैल का महीना व्यापार के लिए सबसे ज्यादा मुफीद होता है। किसान पूरे साल इस सीजन के इंतजार में रहते हैं, लेकिन कोरोना ने इस साल इनसे सब कुछ छीन लिया।